Hello friends, today we start a lecture 3 पॉलिटिकल साइंस। राज्य की उत्पत्ति की क्या सिद्धांत हैं। राज्य सभ्य समाज की पहचान है। सभ्य समाज वहाँ होता है जहाँ पे शांति, सुरक्षा और न्याय स्थापित होता है। राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, जिसमें दैवीय सिद्धांत, जिसे धार्मिक सिद्धांत भी माना जाता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है जिसे ऐतिहासिक या वैज्ञानिक क्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है, शक्ति का सिद्धांत, युद्ध का सिद्धांत है, मानव परिवार सिद्धांत, रक्त संबंधी सिद्धांत। अभी क्या है कि हम पहले धार्मिक या दैवी सिद्धांत पढ़ते हैं। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसी सिद्धांत से हमारे समाज में सभ्यताएं उत्पन्न हुई। यहाँ पे राजा को ईश्वर की भेजा हुआ दूत माना जाता था। राजा की शक्ति असीम होती थी और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। इस सिद्धांत की मान्यता लगभग सारे देशों में थी। राजा असीमित शक्ति से विभूषित होता था। राजा के साथ जनता उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार ईश्वर के साथ किया जाता है। यदि राजा जनता को दंड देता है तो जनता को यह मान लेना चाहिए कि वह किसी जन्म में पाप किया था। प्रबल समर्थक करने वालों में जेम्स प्रथम का नाम आता है। जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा भी रहे हुए हैं। उनकी पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमा है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया रॉबर्ट फिल्मर ने। फ्रांस में इस सिद्धांत का प्रतिस्थापन ब्रूसवे ने किया। लुईस 14 का एक प्रसिद्ध कथन है, मैं ही राज्य हूँ। सभी धर्मों में यह चीज़ें विद्यमान थी। मिस्र और चीन जैसे देशों में तो सूर्यपुत्र से संबोधित किया गया। भारतीय और यूरोपीय देशों में ये सारी परंपराएं विद्यमान थी। भारतीय परंपराओं में देखो तो दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन मनुस्मृति में मिलता है। यूरोपीय परंपराओं में देखें तो चर्च और राजा के बीच मध्यकाल में इस चीज़ के लिए लेखी विवाद था। प्लूटार्क ने लिखा है, बिना फूल के समाज का निर्माण संभव है, लेकिन बिना ईश्वर में विश्वास किए राज्य का निर्माण संभव नहीं है। वार्गेस ने लिखा है, राज्य का आधार पुजारी थे। ये सारी घटनाएं दैवी सिद्धांत की प्रति है। जब लोग इधर उधर भाग रहे थे, ईश्वर के नाम पर उन्हें इकट्ठा किया गया। लोगों ने राज्य भक्ति, आज्ञा पालन, अनुशासन आदि चीज़ों को इसी क्रम में सीखा। शक्ति, बल प्रयोग और युद्ध का सिद्धांत, इसके समार्थक में ओपन हीमर का नाम, डेविड ह्यूम का नाम, वाल्टेयर, नीत्शे, त्रिशंकु आदि हैं। इस सिद्धांत का मानना है कि प्रारंभ में न कोई राज्य था न कोई राजा था। यह सिद्धांत कहता है, प्रारंभ में दो तरह के लोग थे, शक्तिशाली लोग और निर्बल लोग। शक्तिशाली जो लोग थे उन्होंने निर्बल व्यक्तियों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित करके उनके भूभाग और जनपद पे कब्जा कर लिया। इस प्रबल व्यक्ति ने बार बार आक्रमण किया, तमाम निर्बलों को अपने में मिला लिया और बड़े भूभाग और जनपद का निर्माण किया। जो राज्य बना वह युद्धों का परिणाम है, ऐसा शक्ति इस युद्ध सिद्धांत बताता है या मानता है। इसका भूक्षेत्र निश्चित नहीं है, इसलिए राज्य कम बना और साम्राज्य ज़्यादा बना। साम्राज्य वह होता है जिसका भूक्षेत्र निश्चित नहीं होता है। इसीलिए यह सिद्धांत राज्य सिद्धांत को कम बल्कि समाज सिद्धांत को ज़्यादा मानता है। जैसा कि हमने पहले भी कुछ सिद्धांतकारों का नाम, दार्शनिकों का नाम दिया। इसको मानने वाले में ओपन
हीमर हैं। राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसकी उत्पत्ति युद्ध के द्वारा हुई है। डेविड ह्यूम ने बोला कि राज्य की उत्पत्ति में युद्ध का हाथ है। वॉल्टेयर ने भी बोला पहला राजा भाग्यशाली योद्धा था। निसंके ने कहा यह मानव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। त्रिसंके ने बोला राज्य शक्ति का मूर्त रूप है। आज की राजनीति का उद्देश्य भी शक्ति को प्राप्त करना है। मैकियावेली ने भी कहा कि राज्य का आधार शक्ति है। जब तक राजा के पास शक्ति है तब तक वह राज्य को अक्षुण्ण रख सकता है। लेकिन यह जो सिद्धांत था यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक राजनीति का जन्म हुआ। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में आधुनिक राजनीति का जन्म हुआ और वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स के नाम से, जिसको शक्ति की राजनीति या पावर पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, मॉर्गनथाउ ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के साथ जोड़ा। आज शक्ति ही राष्ट्रहित है ऐसा माना जाता है। शक्ति के बल पर उत्पन्न होता है जो वह शक्ति के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। आलोचना के रूप में बोंदा ने लिखा शक्ति केवल डाकुओं और गिरोहों का संगठन है, राज्य का नहीं। ग्रीन ने लिखा कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। इस तरह से हम अगला सिद्धांत देखेंगे परिवार सिद्धांत या रक्त संबंधी सिद्धांत। जैसा कि परिवार सिद्धांत से यह पता चल रहा है कि एक जो परिवार होता है उसमें स्त्री पुरुष बच्चे होते हैं। परिवार से वंश, वंश से कबीला, कबीला से राज्य बना। तो राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार है। परिवार में पुरुष भी है, स्त्री भी है, बच्चे भी हैं। कहावत भी है खून पानी से गाढ़ा होता है। यह रक्त संबंधी सिद्धांत को बताता है। रक्त संबंधी सिद्धांत में यानी परिवार सिद्धांत में दो सिद्धांत रहे, पितृ सत्यात्मक सिद्धांत और मातृ सिद्धात्मक सिद्धांत। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थकों में अरस्तु का नाम आता है, जबकि आधुनिक प्रबल समर्थक में सर हेनरी मैन का भी नाम आता है। पितृ सत्तात्मक की चार प्रमुख बातें हैं। परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष होता था। वह सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। वैवाहिक संबंध प्रचलित थी। पुरुष का एक निश्चित स्त्री के साथ शादी होती थी। जो बच्चा जन्म लेता था उसकी वंशावली पुरुष के नाम से जाना जाता था। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा लड़का गद्दी पे जो है बैठता है, जो आजकल भी अपनी परंपराओं में देखने को मिलता है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थकों में ग्लैक्स, वार्ड, स्मॉल, बेशोफोन। पितृसत्तात्मक सिद्धांत की आलोचना भी की गई। बेशोफोन कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज का उदय लगभग 1000 वर्ष पहले मातृसत्तात्मक सिद्धांत प्रचलित था। यानी कि पहले माताओं का, स्त्रियों का ज़्यादा रहा। वो घरेलू काम नहीं बल्कि बाहर का भी काम करती थी, जिसमें श्रम विभाजन की तकनीकी नहीं थी। उसको घोड़े चलाना, तीर तलवार करना याद ही आता था। लेकिन कालांतर में कुछ बलशाली पुरुषों ने स्त्रियों से युद्ध किया और युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया। परास्त के बाद स्त्रियों को उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे मातृसत्तात्मक सत्ता पितृसत्तात्मक में बदल गई। इसीलिए साइक्लोपीडिया के अनुसार अगर देखें तो हस्बैंड का मतलब होता है पशुपालन करने वाला और वाइफ का मतलब होता है मालकिन। मातृसत्तात्मक देखा जाए तो राज्य संरचना का में कम मिलता है, जबकि समाज की संरचना ज़्यादा करता है। इसलिए समाज सिद्धांत में है। अच्छा, इसके प्रमुख समर्थकों में मैकाइवर का भी नाम आता है, जो एक समाजशास्त्री थे। समाज की रचना, समाज के अंततः परिवार समाज की रचना करता है और समाज अंततः राज्य की रचना करता है। परिवार से
समाज बनता है, समाज से राज्य की उत्पत्ति होती है या राज्य की रचना होती है। अगर हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अभी देखें तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता का सिद्धांत आया। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जैसे राज्य की रचना में रचना को ईश्वर सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वो दैवी सिद्धांत का प्रबल विरोधी रहा। राज्य की संरचना इन्होंने बताया कि ईश्वर ने नहीं किया है, मनुष्यों ने किया है। मनुष्य आपस में समझौता करके किया है, इसलिए इसका नाम सामाजिक समझौता है। कभी कभी इसे सामाजिक संविदा भी कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की रचना है वो व्यक्ति या मनुष्यों ने आपस में मिलकर किया है, इसलिए राज्य का स्वरूप मानवीय है। और राज्य की रचना किसने की? व्यक्ति ने की। राज्य एक साधन हो गया, व्यक्ति एक साध्य है। इस प्रकार से व्यक्तिवाद का नींव पड़ा। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति ने जिस उद्देश्य के लिए किया, राज्य को वही करना चाहिए। यानी कि अर्थात राज्य एक यंत्र की भांति है और इसीलिए इसे यांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है यह सिद्धांत जिस उद्देश्यों के लिए राज्य को बनाया है, जिन कार्यों के लिए राज्य को बनाया है, राज्य को उन्हीं कार्यों तक सीमित रहना चाहिए। राज्य लोगों की सहमति का परिणाम है, इसी से लोकतंत्र की भी नींव पड़ी। देखिए यहाँ पे कितने चीज़ों की नींव पड़ रही है। एक तो समाज आया, राज्य को नियंत्रित भी किया गया, और दूसरा इसमें जो है लोकतंत्र की भावना आई। राज्य का मूल उद्देश्य राजनीतिक दायित्व की व्याख्या करना है। यह सिद्धांत कब आया? 16वीं 17वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के समय अपने चरम पर था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस सिद्धांत का पतन हुआ। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक सिद्धांत के स्थान पर विकासवादी सिद्धांत ने ले लिया। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के उदारवादी जो समझौते के अंतर्गत रखा जाता है, प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित रही है। इसीलिए इसमें अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, यह कैसे प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित रही है। 1620 ईस्वी में अंग्रेज मैकफ्लावर पैक्ट ने सामाजिक समझौते से है। सामाजिक समझौता भारतीय और यूरोपीय दोनों परंपराओं में विद्यमान थे। यूरोपीय सोफिस्ट विचारधारा में पाया जाता है राज्य लोगों को आपसी समझौते की देन है। अच्छा, इसका प्रतिपादक कौन किया था? रिचर्ड हुकर ने किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फूडेफोर्ड स्पिनोजा ग्रोसियस, वर्तमान में हॉब्स लॉक रूसो का नाम भी जुड़ा हुआ है। 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स ने न्याय के क्षेत्र में भी इसे लागू किया और रॉबर्ट नाजिक भी इसके समर्थकों में रहे। अभी हम विकासवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। विकासवादी सिद्धांत जो है, राज्य के विकासवादी सिद्धांत सामाजिक समझौते की प्रतिक्रिया स्वरूप आया। जैसा कि पहले भी हमने इसको देखा कि ये 18वीं 19वीं शताब्दी में आया। सामाजिक समझौता जहाँ यह मानता है कि राज्य की रचना जो है मनुष्यों ने किया है, वहीं विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य की रचना नहीं हुआ है, विकास हुआ है। यानी विकास कैसे होता है? क्रमित होता है, धीरे धीरे होता है। राज्य का विकास एक दिन में नहीं हुआ, लंबे समय, सैकड़ों हजारों साल में धीरे धीरे हुआ है। तो विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है
कि विकासशील सिद्धांत कहता है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है, जबकि सामाजिक सिद्धांत यह बोलता है कि इसका निर्माण हुआ है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने आपसी समझौते करके राज्य का निर्माण किया है। और इस तरह से डॉक्टर गार्नर, जो कि विकासवादी सिद्धांत के समर्थक रहे, उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का खंडन किया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डॉक्टर गार्नर कहते हैं, राज्य न तो ईश्वर का कृति है, न ही भौतिक शक्तियों का परिणाम है, न ही परिवारवाद का विश्वास है, बल्कि क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। डॉक्टर गार्नर जो है विकासवादी सिद्धांत का मंडन किया और उन्होंने कहा, राज्य न तो ईश्वर का कृति है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि न ईश्वर का कृति है, न ही भौतिक शक्ति का परिणाम है, न ही किसी समझौते का कृति है, न ही परिवारवाद का विस्तार है, बल्कि क्रमिक रूप से विकसित एक ऐसे ऐतिहासिक संस्था है जिसके आधार पर डॉक्टर गार्नर ने स्पष्ट किया कि इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि शुरू में राज्य नहीं था, राज्य का विकास हुआ है। राज्य के पहले कबीला राज्य था, पहले आपने पढ़ा, कबीला के बाद में प्राच्य राज्य का उत्पन्न हुआ। नदी घाटी सभ्यताओं के साथ में यूनानी नगर राज्य आए, फिर रोमन आए, फिर सामंती राज्य आए, फिर राष्ट्र राज्य हुआ। यह विकास क्रमिक रूप में हुआ, इसलिए इसे क्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। और विकास के साथ साथ परिणाम भी उपलब्ध है, इसलिए इसे वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं। ब्लेट्सली कहते हैं, राज्य की उत्पत्ति में जो है विकासवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और विकासवादी सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक चेतना है। इसके समर्थकों में ब्लेट्सली, गार्नर, गेटल, गिलक्राइट्स, मैकाइवर, समनर, टेलर आदि रहे हैं। मैकाइवर ने क्या बोला है उसके बारे में पढ़िए। परिवार यानी रक्त समाज को जन्म देता है, समाज अंततः राज्य को जन्म देता है। इसी प्रकार से समनर और टेलर कहते हैं, राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई पड़ा उसे हम उसी प्रकार से जान सकते हैं जिस प्रकार से एक बच्चा कब युवा और कब प्रौढ़ बन गया। मार्क्सवाद, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। स्वयं मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर कोई विचार नहीं दिया है, लेकिन मार्क्स का सिद्धांत जो है वो उत्पादन के साधन पर जोर दिया। उन्होंने उत्पादन के साधन के अंतर्गत उन्होंने निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति पे सिद्धांत दिया। उन्होंने आर्थिक व्यवस्था सारी व्यवस्थाओं का निर्माण करती है या निर्धारण करती है, जैसे सिद्धांतों को बताया। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त मूल्य की कैसे चोरी की जा रही है। उन्होंने राज्य को दो भागों में बांटा, जिसमें उन्होंने बताया एक शोषित वर्ग है और एक जो गरीब है, और एक उत्पादक वर्ग है जो अमीर है। मार्क्स के राजनीतिक जो प्रतिनिधि एंगल्स थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति पे उन्होंने प्रकाश डाला है। एंगल्स ने कहते हैं कि प्रारंभ में ऐसा कोई समाज या जहाँ कोई राज्य नहीं था, ना कोई वर्ग था, और उसमें क्या था कि कोई एक लोगों ने ज़मीन का एक टुकड़ा हथिया लिया और बोला यह मेरा है, तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि यह इन्हीं का है। और इस तरह से जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं थी, समाज का एक वर्ग हथियाता गया और वह अमीर वर्ग कहलाया, और उस पे काम करने वाले वो गरीब कहलाए। यानी कि समाज जो है वो दो वर्गों में बट गया, अमीर और गरीब। उत्पादक के साधन का मालिक अमीर होता था, और इस तरह से
निजी संपत्ति एंगल्स ने तो यहाँ तक कहा है कि राज्य चरखे कुल्हाड़ी की भांति घर में रखने वाली अजायब वस्तु बन जाएगा एक दिन, जिस तरह से उसको चीज़ों को हथियाया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। लेनिन भी राज्य के वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति की है। उनकी पुस्तक है स्टेट एंड रेवोल्यूशन। लेनिन ने राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग संघर्ष बताया, जैसा कि मार्क्स के प्रतिपादन है। राज्य की उत्पत्ति के में ग्रामसी का भी विचार है। ग्रामसी ने क्या बोला है, संशोधनवादी कहा जाता है। राज्य की उत्पत्ति की 3 शक्तियों का उन्होंने हाथ बताया है: नेतृत्व करने वाली शक्ति, नेतृत्व की विरोधी शक्ति और सहायक शक्तियाँ। तो राज्य की उत्पत्ति तीनों शक्तियों के टकराव का परिणाम है। सहायक शक्तियाँ होती हैं जनमत शक्ति, मीडिया आदि। अब हम आपसे पढ़ेंगे संप्रभुता। चूँकि एग्ज़ाम बहुत पास है, मैं सोच रहा हूँ कि सारे विद्यार्थियों को सारी चीज़ें आ जाए, अथक प्रयास करें, अथक मेहनत करें और सारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। तो संप्रभुता के बारे में आपको बताऊं, संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि संप्रभुता ही राज्य है और राज्य ही संप्रभुता है। संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि एक ऐसा तत्व है जो राज्य के अन्य संस्थाओं से अलग करता है। अभी संप्रभुता में राज्य की 2 नीतियाँ होती हैं, गृह नीति और विदेश नीति। राज्य तभी अस्तित्व में आता है जब वो अपनी गृह नीति और विदेश नीति का निर्धारण करने में स्वतंत्र हो। राज्य का संप्रभुता एक प्राण तत्व है, जिसके कारण राज्य अपनी गृह नीति विदेश नीति का निर्धारण करता है। संप्रभुता का मतलब अंतिम और सर्वोच्च सत्ता है। जैसा कहा जाता है लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में है और लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें है, जनता में है। भारतीय संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता संविधान में है। संसदीय शासन प्रणाली में संप्रभुता किसमें होती है, संसद में होती है, जो इंग्लैंड में है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में संप्रभुता संविधान में होती है। इंग्लैंड में भारत एक राज्य नहीं था। कब? 26 जनवरी 1950 के पहले। तो यानी 26 जनवरी 1950 को भारत संप्रभु बना। संप्रभुता का उदय आधुनिक काल की देन है और इसके जनक के रूप में बोधा का नाम आता है। बोधा ने 1576 ईस्वी में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी कंसर्निंग द रिपब्लिक। कभी कभी इसको द रिपब्लिका भी कहा जाता है। संप्रभुता को प्राकृतिक 2 रूपों में देखा जाता है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का जनक के रूप में गार्नर का नाम आता है। बाह्य संप्रभुता के रूप में नाम ग्रोसियस का आता है। यानी अगर मैं संप्रभुता के जनक बोलूं तो बोधा, आंतरिक संप्रभुता गार्नर, बाह्य संप्रभुता ग्रोसियस। संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहा जाता है, जो लैटिन एक शब्द से सुपर एनस से मिलकर बना हुआ है। अरस्तु ने प्राचीन काल में सर्वोच्च शब्द का इस्तेमाल किया संप्रभुता की जगह। मध्यकाल में सामंती व्यवस्था था, तो वहाँ पे संप्रभुता का जो विचार थी वो एक निश्चित भूमि पर दिखाई देती थी। लॉक पहला विचारक है जिसने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया था। संप्रभुता के लक्षण क्या हैं? संप्रभुता में जो लक्षण होते हैं वो भगवान की तरह होते हैं। जैसे अविभाज्य है, असीमित है, निरंकुशता है, अहस्तांतरणीय है, पूर्ण है, अधेय है, मौलिकता है, सर्वव्यापकता है, अद्वैतता है।
अब संप्रभुता के बारे में कुछ दार्शनिकों के कथन हैं, जैसे बोंदा संप्रभुता प्रजाजनों और नागरिकों पर एक ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। गार्नर ने क्या बोला? गार्नर ने बोला कि संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा अन्य किसी चीज़ से बंधा नहीं होता। अपने आप के अलावा राज्य किसी से सीमित नहीं होता। ग्रोसियस ने भी बोला, संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर निहित न हो तथा अपने आप के अलावा किसी पर आश्रित न हो। वुडरो विल्सन क्या बोलता है? संप्रभुता वह शक्ति है जो कानूनों को बनवाती है, उसे लागू कराती है। बिलोबी, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। संप्रभुता अन्य सभी से आदेश का पालन करने की स्थिति में होती है लेकिन स्वयं किसी आदेश का पालन नहीं करती। आइंस्टीन ने रूसो ने क्या बोला है? सार्वजनिक संकल्प को ही संप्रभुता कहा जाता है। सार्वजनिक संकल्प ही सामान्य इच्छा है। लीवर ने क्या बोला? लीवर ने बोला कि जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन तथा व्यक्तित्व के अथवा वृक्ष अपने फल फूलने के स्वभाव को पृथक नहीं करता, उसी प्रकार से संप्रभुता को राज्य अपने आप से कभी पृथक नहीं करता। काहलन क्या बोलते हैं? कालहन, जिस प्रकार से अर्थ त्रिभुज और अर्थवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से आधी तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती। हाब्स ने क्या बोला? सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। अब हम लोग देखेंगे कि संप्रभुता के विविध रूप हैं। औपचारिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता में क्या अंतर है? देखिए, औपचारिक संप्रभुता को अगर हम बोले तो वो होती है जैसे इंग्लैंड में औपचारिक संप्रभुता है। राष्ट्रपति के पास जो कार्य जाएगा, कार्यपालिका औपचारिक जो राष्ट्रपति के वो औपचारिक संप्रभुता है, और जो मंत्रिपरिषद के पास काम होता है वो वास्तविक संप्रभुता होता है। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है? तो संप्रभुता के विचार इंग्लैंड को ध्यान में रखकर दिया गया है। चूँकि कानूनी संप्रभुता वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने का श्रेय ऑस्टिव को जाता है। कानूनी संप्रभुता का वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादित करने का श्रेय किसको? ऑस्टिव को जाता है। ऑस्टिव इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे। इंग्लैंड में संसद में जो कानून बनाती है, इंग्लैंड संसद संप्रभु है, समय समय पर वह कानून बना दे, वही इंग्लैंड का संविधान है। इंग्लैंड की संसद इतनी संप्रभु है कि वह एक स्त्री को पुरुष और एक पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय कुछ भी कर सकती है। जो काम प्रकृति करती है, ईसा मसीह करते हैं। अगर उस कार्य को छोड़ दिया जाए, कोई भी काम नहीं है जो इंग्लैंड की संसद नहीं कर सकती। उसी प्रकार से इंग्लैंड की संसद को ध्यान में रखकर कानूनी संप्रभुता की व्यवस्था की गई है। अब राजनीति, इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट कानूनी संप्रभु, भारत में संसद सहित राष्ट्रपति राजनीतिक संप्रभु है। अब राजनीतिक संप्रभु क्या है?
कानूनी संप्रभु अमर्यादित होना एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। राजनीतिक संप्रभु अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखा जाए तो जनता में निहित है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखा जाए तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में निहित है। राजनीतिक संप्रभुता का उदय इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति में हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में लोकतंत्र का उदय इसी गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि अभी ये बात माना जाए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में है, अप्रत्यक्ष रूप में जनप्रतिनिधि में है। अगर कानूनी राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता में टकराव हो जाए तो जीत किसकी होगी? राजनीतिक संप्रभुता की होगी। डाइसी पहले विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता में अंतर किया। राजनीतिक संप्रभुता निर्वाचक मंडल के पास है, जनप्रतिनिधियों के पास है, जुलूसों में है, सभाओं में है, यानी जो सरकार है। कानूनी संप्रभुताधारी के पीछे एक ऐसी संप्रभुताधारी होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता को सिर झुकाना पड़ता है, उसे राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। डॉक्टर गार्नर गिलक्राइस्ट भी कहते हैं किसी राज्य में पाए जाने वाला समस्त प्रभावों का योग राजनीतिक संप्रभुता है। अभी राजनीतिक संप्रभुता और लौकिक संप्रभुता में क्या अंतर है? राजनीतिक संप्रभुता के जनक कौन है, यह जानना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संप्रभुता के जनक लॉक है और लौकिक संप्रभुता के जनक कौन है? रूसो हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों जनता में पाई जाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखा जाए तो जनप्रतिनिधि में और लौकिक संप्रभुता किसमें पाई जाती है? जनता में। लौकिक संप्रभुता का विकास राजनीतिक संप्रभुता के महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसीलिए कभी कभी लौकिक संप्रभुता का विकास है जो योगदान इसका रहा है। तथ्य सम्मत संप्रभु और विधि सम्मत संप्रभु। तथ्य सम्मत संप्रभु है वो देश की जनता है, वो तथ्य सम्मत संप्रभु है। विधि सम्मत संप्रभु कौन सा है? यह वास्तविक शक्ति जो है शासन में निहित है वह है। तथ्य सम्मत संप्रभु वह होता है जो विधि सम्मत संप्रभु के पीछे होता है। वास्तविक शक्ति इसी में निहित होती है। वास्तव में शासन यही करता है लेकिन व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता, यह वैधानिक नहीं होता। लेकिन देश में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई क्रांति हो जाए तो विधि सम्मत और तथ्य सम्मत संप्रभु दोनों आमने सामने खड़े हो जाए तो विजय हमेशा तथ्य सम्मत संप्रभु का ही होता है। यानी विधि सम्मत संप्रभु को हटा के वहाँ पे अपना स्थान ले लेता है। भारत में विधि सम्मत संप्रभु किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। और तथ्य सम्मत संप्रभु किसके पास है? जनता के पास में है। बुद्धि व न्याय की संप्रभुता, इसकी देन का श्रेय कुंजा गीजो कास्ता को जाता है, जिसके अनुसार राजा संप्रभु नहीं है। लौकिक संप्रभुता जनता की संप्रभुता नहीं है, ऐसा गीजो ने बोला है। विधि सम्मत संप्रभु है वह राजा की संप्रभुता नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला, बल्कि एक विशेष गुट की संप्रभुता है और इसमें सबल गुट निर्बल गुट पर शासन करता है। जो संप्रभुता होता है वह बुद्धि और न्याय की हो सकती है। कानूनी संप्रभुता किसमें है? बोंदा में। राजनीतिक संप्रभुता किसमें है? लॉक में है। लौकिक संप्रभुता किसमें है? रूसो। राजनीतिक संप्रभुता के जनक लॉक, लौकिक संप्रभुता के जनक रूसो और कानूनी संप्रभुता के जनक कौन है? बोंदा है। तो कानूनी संप्रभुता के जनक बोंदा
समर्थक में हाब्स, आइंस्टीन, हीगल, जबकि आइंस्टीन ने इसका वैज्ञानिक प्रतिपादन किया है। राजनीतिक संप्रभुता के जनक के रूप में लॉक, समर्थक में ग्रोशियस, लौकिक संप्रभुता के जनक के रूप में रूसो और समर्थक के रूप में अल्थूसियस है।